हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं पीबी में पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चन की सीरीज़, और ये सीरीज़ का 6वां वीडियो है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वोकेशनल गाइडेंस यानी कि व्यावसायिक मार्गदर्शन मुख्य रूप से छात्रों को निम्न में मदद करता है। सबसे पहले तो व्यावसायिक से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कि व्यावसायिक क्या होता है। तो देखिए, जो बच्चों को कोई ना कोई उनके काम करने के कोई विकल्प उपलब्ध कराएगा वह कहलाएगा व्यावसायिक। जैसे कि जो अभी नवीन शिक्षा नीति आई है उसमें सरकार ने कहा है कि क्लास 6 से ही बच्चों को क्या होगा कि हम व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना चालू कर देंगे। यानी कि अगर किसी कारणवश बच्चे की पढ़ाई 10th तक आते आते अगर किसी कारणवश छूट भी जाती है तो जिससे वह अपना जीवन यापन चला सके। ठीक है। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन मुख्य रूप से छात्रों को निम्न में मदद करता है: एक जीवन साथी के चयन में, एक पेशे के चयन में, एक व्यक्तिगत समस्या के समाधान में, विषयों का चयन करने में। तो ये जो मदद करेगा वह करता है एक पेशे के चयन में। जैसे कि आप सभी ने डीएड और बीएड किया है, ये आपका वोकेशनल कोर्स ही तो हो गया, एक तरीके से प्रोफेशनल कोर्स भी कह सकते हैं। तो डीएड और बीएड, तो इससे आपका जो है वो पेशा क्रिएट हो गया, यानी कि आप टीचर बनने के लिए लाइन में आ गए। ठीक है। किसी ने इंजीनियरिंग की तो वो इंजीनियरिंग के लिए हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समाजीकरण एजेंसी है? यानी कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से समाजीकरण किसके द्वारा होता है, ये बोल रहा है। उपयुक्त सभी, केवल सोसाइटी यानी कि समिति, केवल स्कूल, परिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी के द्वारा ही बच्चे के समाजीकरण का विकास होता है। समाजीकरण से तात्पर्य है कि समाज में हम रहें और समाज के जो नियम कानून हैं उनका हम पालन करें, और समाज के जो रीति रिवाज हैं उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हम क्या करते रहें, हस्तांतरित करते रहें। देखिए, समाज के नियमों के तहत चलोगे तो ही आप सामाजिक प्राणी कहलाओगे। अगर आपने समाज के नियमों और कानूनों का यदि उल्लंघन किया तो आपको असामाजिक प्राणी की संज्ञा दे दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वॉटसन ने क्लासिकी कंडीशनिंग चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन के प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया था? तो वाटसन ने जो प्रयोग किया है वो किस पे? बिल्ली, कबूतर, कुत्ता और खरगोश। तो ये जो वाटसन था वो अपने बच्चे के खेलने के लिए एक खरगोश लाया था, और उस खरगोश को क्या है कि वो बच्चे को खेलने के लिए दे देता था। और जैसे ही बच्चा उस खरगोश को पकड़ता था, वाटसन चुपके से एक डरावनी आवाज़ निकालता था। तो क्या है कि धीरे धीरे उस बच्चे का उस डरावनी आवाज़ के साथ कनेक्शन हो गया, यानी कि बच्चा खरगोश ही नहीं, खरगोश जैसी और भी अन्य चीज़ों को यदि स्पर्श करता तो उसके मन में वही उसे डरावनी आवाज़ सुनाई देती, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से क्या हो गई थी, कनेक्ट हो गई थी। तो वॉटसन के पूछ रहा है फिलहाल तो यहाँ पर इतना। तो वॉटसन ने खरगोश पे, और कुत्ते का आपको पता ही है, पावलोव ने किया था कुत्ते पर प्रयोग। स्किनर ने कबूतर और चूहे दोनों पर किया हुआ है, और बिल्ली पर थॉर्नडाइक की थी बिल्ली, तो भाई आपको पता होगा इतना तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में शामिल है। लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन इंक्लूड्स वर्ष के अंत में मूल्यांकन, अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण, अध्ययन कार्यक्रम द्वारा नियंत्रण और अनुशासन बल। तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में शामिल है अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण। ठीक है। कंट्रोल ओवर लर्निंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी माँ अपनी आँखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। यानी कि एक बच्चा है जिसकी माँ क्या है कि अपनी आँखों को ढक रही है फिर खोल रही है, इस तरीके का वो बच्चे की समझ कर रही है। तो किस प्याजेटियन संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक समझ नहीं पाया है जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है? संरक्षण, क्रमबद्धता, वस्तु स्थायित्व और जीववाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व। जब बच्चे के मस्तिष्क में किसी चीज़ की क्या हो जाए, इमेज क्रिएट हो जाती है, जब बच्चा किसी चीज़ को पहचानने लग जाता है तो वह कहलाता है वस्तु स्थायित्व। तो ऐसी स्थिति जो बन रही है, इस स्थिति में जो बन रही है स्थिति, इसमें वस्तु स्थायित्व लग रहा है। गुणारोपण सिद्धांत यानी कि एट्रीब्यूशन थ्योरी को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था: जीन विलियम फ्रियट पियाजे, बेनार्ड विनर, वीएफ स्किनर, अब्राहम मैस्लो। तो गुणारोपण सिद्धांत, जिसे एट्रीब्यूशन थ्योरी भी कहते हैं, इसके जो प्रतिपादन किया था वह किया था बर्नार्ड विनर ने। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार को छोड़कर निम्नलिखित पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, यानी कि एक्सेप्ट कई बार क्या हो जाता है, के अलावा इस तरीके से भी लिख देता है, के शिवाय
इस तरीके से भी लिख देता है, तो याद रखें। तो वो ये कह रहा है कि वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था, जिसमें उसने कहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, बच्चों में सभी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसमें से एक ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफ़र नहीं होती है, क्या? धारणाएं, मूल्य, अज्ञानता और परंपराएं। तो हाँ भाई, स्वाभाविक है, ये 3 चीज़ तो होंगी। बाकी का केवल अज्ञानता ऐसी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की रुचि और ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है? व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वहन विधि, चर्चा विधि, खेल विधि। देखिए, ये 3 विधि तो परफेक्ट हैं बच्चे के ध्यान और रुचि को आकर्षित करने के लिए। व्याख्यान विधि जो है वो लेक्चर मेथड, ये शिक्षक केंद्रित होता है। एक्चुअली जो हायर लेवल की क्लासेस होती हैं उनमें दिया जाता है लेक्चर मेथड, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसी का पहला, यानी कि पहले में बच्चे का क्या है कि रुचि और ध्यान आकर्षित नहीं होता है। इसमें टीचर अपने बनाए हुए प्लान्स को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगला है, डिस्प्रैक्सिया के लक्षणों में से एक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 2 होते हैं, एक होता है अप्रेक्सिया और एक होता है डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। और दोनों की दोनों जो अक्षमता है वह लिखने की अक्षमता है, ठीक है। और इसी क्रम में होती है, एक होता है अग्रेफिया, ठीक है, और एक होता है डिस्ग्राफिया। तो ये 4 होती हैं, चारों अक्षमताएं किससे रिलेटेड हैं? लिखने की। लेकिन फिलहाल यहाँ पूछा है केवल डिस्प्रैक्सिया, तो देख लेते हैं। वर्तनी समझने में समस्या, गणितीय गणना करने में समस्या, एक कलम पकड़ने और लिखने में समस्या, भाषा के उच्चारण में समस्या। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि एक कलम पकड़ने और लिखने में समस्या। अगला क्वेश्चन है, बाद की पुनर्प्राप्ति के लिए सामग्री को में संग्रहित किया जाता है, यानी कि जो हमारी मेमोरी है, कौन सी मेमोरी में स्टोर किया जाता है मेमोरी को? कब के लिए? बाद की प्राप्ति के लिए, यानी कि बाद में, कुछ समय बाद, लेटर। दीर्घकालिक स्मृति, लघुकालिक स्मृति, कंठस्थ स्मृति, संवेदी स्मृति। तो देखिए, 2 चीज़ होती हैं, इससे पहले वाली वीडियो में भी क्लियर हुआ था, STM और एक होता है LTM। जब कुछ समय बाद हमें प्रयोग करना होता है अपनी मेमोरी का, तो वहाँ पर हम उपयोग करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसे दीर्घकालिक स्मृति कहते हैं। और जब किसी चीज़ का तुरंत प्रयोग करना हो तो वहाँ होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे लघुकालिक स्मृति कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक तकनीक है जिसका उपयोग हकलाने, रुक रुक कर बोलने को एड्रेस करने के लिए किया जाता है? लंबा भाषण, उद्देश्यपूर्ण भाषण, व्यावहारिक भाषण, विलंबित भाषण। तो जो बच्चे रुक रुक कर हकला के बोलते हैं उनको एड्रेस करने के लिए प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, लंबा भाषण का उपयोग किया जाता है। विद्यालय में उपलब्धि से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है, यानी कि बच्चे जो स्कूल में अचीवमेंट ग्रेड कर रहे हैं उसका किससे सबसे नज़दीकी रिलेशन है? माता पिता के व्यवहार, छात्रों का आचरण, साथी समूह की बातचीत, शिक्षकों की गुणवत्ता। तो बच्चों के अचीवमेंट में बिल्कुल रोल होता है द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की गुणवत्ता का। शिक्षक जितने गुणवत्तापूर्ण होंगे, जितने योग्य होंगे, उतना ही अच्छा बच्चों का रिजल्ट होगा, उनका अच्छा अचीवमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार यदि स्थापित नहीं होता तो भूमिका में भ्रम होता है। तो देखो, एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। एरिक्सन ने कौन सा दिया है? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत में इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। उन्हीं अवस्थाओं में से एक अवस्था है, ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि भ्रम, यानी कि इस तरीके से चलती है, उसमें वर्सेस करके चलती है। तो आत्मीयता, पहल, परिश्रम, पहचान। तो इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी वर्सेस भ्रम, यानी कि पहचान वर्सेस भ्रम, ठीक है। तो इसका आंसर है पहचान। स्टर्नबर्ग के अनुसार, तो स्टर्नबर्ग ने दिया था बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, ठीक है, त्रिचापीय सिद्धांत दिया था। और रहन सहन लिविंग में समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है? रहन सहन लिविंग के लिए बात कर रहा है। तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, स्थूल बुद्धिमत्ता, सामान्य बुद्धिमत्ता, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। तो रहन सहन के लिए, लिविंग के लिए जो बुद्धिमत्ता वो यूज होती है, इंटेलिजेंस, वो होती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी कि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता। अगला क्वेश्चन है, कमी की बीमारियों का कारण बन सकता है जो बच्चों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? मानसिक बीमारी, रक्ताल्पता, कुपोषण, नैदानिक अवसाद। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कुपोषण, कुपोषण परफेक्ट आंसर है, क्योंकि कुपोषण कमी की बीमारियों का कारण बन सकता है जो बच्चों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद, जय भारत।